हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज का भाग स्टार्ट करते हैं, निर्मला भाग 4। और हाँ, हमारे नए व्यूअर्स हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और निर्मला के सारे भाग को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाल कहता है, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी ही बातें करने लगती हो। अभी उससे कह के ही आया हूँ कि मुझे यह विवाह मंजूर नहीं है और मैं इसे नहीं करूँगा। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी, फिर भी तुमको समझ नहीं आया। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा। ज़रा सोचो तो शादी विवाह का मामला है, कोई लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात की और अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई तो दिल लगी हुई। रंगीली बोली, अच्छा तो अपने मुंह से कहो ना। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो, मैं उसे इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी, और कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बाल, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को बस नादान समझती हो, जैसे यह दुनिया बहुत भोली है। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है ना। जो बात तय हो गई है, अब मैं उसे फिर उठाना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी ना कि मैं वहाँ नहीं करूँगी। तुम्हारे कारण ही मुझे अपनी बात खोनी पड़ी थी। अब तुम फिर से रंग बदलती हो। तुम क्या चाहती हो ये डिसाइड कर लो। या तो मेरी छाती पर मूंग दलना है और मुझे परेशान करना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और उसके पति का सारा पैसा उसी के पास तो है, और वह अपनी गरीबी का ढोंग रचकर अपना काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है तो है वो। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच ही है ना। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। मतलब भलाई के साथ बुराई करो तो शर्म आती है, और बुराई करके भलाई करो तो संकोच नहीं आता है। वाह, अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने की कहती तो तुम्हारे संकोच को उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है, जाने पर झेपता है। वाह, बाल बोला, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ तो ना होगी। रंगली बोली, मेरी भला से जहाँ चाहो वहाँ करो, मुझे क्या। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते। बाल बोला, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहेगा, वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। रंगीली, जरा इशारा ना करना। बाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं, ना उसकी तरफ देखूंगा। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं, और वह देखने में बहुत सुंदर और अच्छा दिखता था। बिल्कुल माँ का पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की
पत्ती से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें, डील डोल बाप का सा था उसका। ऊंचा कोट, ब्रीचेस, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे, मानो वह एक बहुत अच्छा स्टैचू लग रहा था। और उसके हाथ में एक स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर और आँखों में आत्मगौरव था। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बता दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहीं शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन बोला, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली बोली, क्यों? भुवन कहा, इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई? रुपए किसे काटते हैं। लाखों रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊँगा। ऐसा वह बोला। इस 5 साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नज़र न आएगी। यह देखकर सब चुप हो गए। फिर बोले, 100 रुपए महीने कमाने लगूँगा। 500-600 तो तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। मतलब मैं बूढ़ा हो चलूँगा। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का तो कुछ मज़ा ना उठा सकूँगा। ऐसे में मैं पैसा किस हिसाब से जोड़ूँ? या तो किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। कम से कम वह दहेज में कुछ तो लाती। उसके मायके वाले दहेज में खूब पैसा और दहेज तो देते। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली बोली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन बोला बीच में, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी मैं चूना करूं। मतलब भुवन को पैसे का लालच है। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। महाराज सचमुच न रह जाए। इसलिए वाक्यों को यूं पूरा किया। हाँ, वहाँ भी तो लोग आपका इंतज़ार ही कर रहे होंगे। ऐसे वह बोलकर चुप हो गए। तभी मोटे बोले, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी। विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा। मतलब 3 गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों में स्नान करूँगा। पर बुरा ना मानिए तो कहूँ, आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति लेन मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मतलब आप हिंदू होके भी हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे हैं और ब्राह्मणों का तो साथ देना ही चाहिए। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं। मतलब देखते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उनका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मगन हो जाता है। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण ठहरना असहाय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भाल बोला, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ ना। मोटे ने कहा, अपराध नहीं हुआ? और अपराध किसे कहते हैं जानते हो कि ऐसे ही पूछ रहे हो? अभी आप ही ने अपने घर में जाकर कहा कि यह महाशय तो शेर मिठाई चट कर गए। मतलब जो मिठाई लाए थे वो सारी खा गए।
पक्की तौल, चाहो तो तौलवा लो। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएंगी। इस दुनिया में एक से एक लोग खाने वाले पड़े हैं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक ना लें। मिठाई खाने के लिए हमारी चिचौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो कि आपके द्वार पर खड़े रहें। हम तो बस आपका नाम सुनकर आए थे या न जानते थे कि यह मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे और आप हमारा सेवा सत्कार नहीं कर पाएंगे। भगवान आपका भला ही करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात ना निकली और एकदम चुप्पी साधे ही देखते रह गए। ज़िंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार नहीं पड़ी थी जैसा कि उस ब्राह्मण ने डांटा था। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध तो शांत हुआ ही नहीं था। वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत से रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे अधिक कहीं अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। जैसे किसी स्त्री की वह सुंदर नहीं है ऐसी बातें करो तो वह नाराज़ हो जाती है, ठीक वैसे ही कोई बेकार पुरुष जो वह अपने पेट के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। बाबू साहब मानते थे पर यह लड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक ना जाए। उनकी कर्णवता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा ना रखी थी, पर होने वाली बात तो होकर ही रही। पछता रहे थे कि कहीं से घर में इनकी बात करने गया और कहा भी तो उच्च स्वर में, मतलब बात करने गया तो बहुत तेज़ बोला जबकि उसे धीरे धीरे बोलना था। दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कहानी में बने रहें, और हाँ, दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारा सा लाइक करें। आगे सुनते हैं। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम ही करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा, मतलब मेरी पोल खुल जाएगी। अब तो इसका मुंह बंद कर ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें तो सुन ली, अब यह रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बोली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले, क्यों तेज बोले? माल बोला, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि द्वार पर कान लगाए खड़ा है वह? रंगीली बोली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालवी बोला, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं, मुझे क्या पता ये वहीं लेटा है। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना ही पड़ेगा। रंगीली बोली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है तुम्हें? जो चाहे कहे, जो चाहे सुने, जहाँ चाहे जाए, तुम्हें इससे क्या? भाल बोला, यूँ जान ना बचेगी, लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे ही दूँ। ईश्वर फिर इस मनुष्य की सूरत को ना दिखाए तो अच्छा है। तब रंगीली ने बहुत पछताते 10 रुपये निकाले और
बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया और कहा, ये लो पंडित जी आपकी दक्षिणा। तभी पंडित जी ने देखा और दिल में कहा, धत तेरे की मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद ही करोगे। वाह, तुम समझते हो कि 10 रुपये देकर उसे उल्लू बना लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। मैं तो रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह निकल लिए। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोचते रहे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। और वह यही सोचते रहे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें और हाँ दोस्तों को शेयर करें। और चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। बाय बाय।